समीर और उसका बाप अपना घर छोड़कर कनाडा की फ़्लाइट के लिए पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान से हमेशा के लिए चले जाना चाहते थे। वो दोनों हॉल में आए, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुना है कि सालार लौट आया है, समीर के बाप ने उसे बताया। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। और सालार के असल बाप का क्या किया है तुमने? उन्होंने फिर से पूछा। साला लालची था, उसे तो दफा कर दिया मैंने। खैर चलें, वो बोला, और इससे पहले कि वो दोनों बाहर निकलते, मुर्तज़ा साहब अपनी शाहाना चाल चलते सामने से दाखिल हुए। उनके पीछे कबीर एक तरफ संजीदा चेहरा लिए, जबकि दूसरी तरफ सालार मुर्तज़ा बेहद शानदार पर्सनालिटी के साथ गज़ब और जलाल चेहरे पर लिए था, जबकि पीछे जैन और आरिस के चेहरे वैसे ही थे। सालार ने उनके हैरान परेशान चेहरों पर मुक्के बरसा दिए, जैसे बिना रुके, बिना कुछ सोचे समझे वो समीर पर ऐसे तुल पड़ा जैसे कोई जंगली शेर अपने ही शिकारी को चीर फाड़ दे। जबकि आरिज और जैन भी उसके बाप को पीट चुके थे। सालार बिना सांस लिए समीर को मार रहा था, जैसे वो अपने अंदर की तकलीफ को ख़त्म कर देना चाहता हो। यही वो शख्स था जो उसके सामने ये हकीकत लाया था। काश वो छुपा कर रखता और उसे आखिरी सांस तक पता ही ना चलता कि वो किसी और का बेटा था, मुर्तज़ा का नहीं। मगर ये शख्स उसे सारी उम्र की तकलीफ दे चुका था, तभी सालार ने उसकी जान पर बना दी थी, यहाँ तक कि वो अधमुआ हो गया। मुर्तज़ा ने उसे ज़ोर से खींचा। लोगों के पैसे मारे हैं इन दोनों ने, बाकी बदला इनसे पुलिस लेगी। मुर्तज़ा बोले तो सालार ने समीर पर थूक दिया। ये असलियत है सालार मुर्तज़ा की, और ये असलियत है समीर की। वो धाड़ा था, उसको नखुवत से देखा। सुबह से चकराती फिर रही हो जिमल, खैरियत तो है? नैन ने उसका शाना थामा। पता नहीं भाभी, हर थोड़ी देर बाद चक्कर आ रहे हैं और मतली अलग हो रही है। वो अब रो देने को थी, सुबह से हालत ही अजीब हो रही थी उसकी। आयत भी वहीं किचन में आ गई, नूर को भी पकड़ा हुआ था जो रो रही थी। आयत, मुझे लगता है सालार भी इस रेस में आ गया है। नैन खुलकर हंसी। क्या वाकई भाभी? वो तो खुशी से उछली। नूर एकदम और रोने लगी। यार तुम तो चुप करो, उसने झड़क दिया। आरिस जो पीछे से आ रहा था आयत को घूरने लगा। तुम्हें तमीज़ ही नहीं मेरी बेटी से बात करने की। वो घूर कर बोला। हाँ तो ले जाए ना इसे अपने साथ, वो जान छुड़ाने के अंदाज में बोली तो आरिस ने नूर को गोद में लिया और उसका खाने का सामान लेकर आयत को बुरी तरह घूरता वहां से चला गया, जबकि आयत मुस्कुरा दी। अब अपनी खैर मनाओ, इरादे अच्छे नहीं लग रहे। नैन ने छेड़ा तो आयत खिलखिला दी। आपको नहीं पता, ये आम बात है, जब दूसरा गुल खिलाया हो तो पहले गुल को खुद संभाले ना, वो लापरवाही से बोली। अरे भाभी, मैं तो पूरे घर में कब से ढूंढ रही हूँ आपको। प्रीशे अंदर आई, भारी वजूद से वो जैसे थकी हारी अंदर आई थी और चेयर खींच कर बैठ गई, जबकि अमल भी आ गई थी, मगर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। यार कुछ खाने को ही दे दें, प्रीशे ने बैठते ही कहा। अम्मी वगैरह नज़र नहीं आ रही? अमल ने पूछा। वो अफशीन चची शादी में नहीं आ रही तो उन्हें मनाने गए हैं सब, तो वो वही ही हैं। वो तो हैं ही पागल, प्रीशे ने सर झटका। ये आपका क्यों रंग जर्द पड़ रहा है भाभी जान? प्रीशे ने शरारती नज़रों से जिमल को देखा। तुम सबकी जब से शादी हुई है ना, बिगड़ गई हो, एक ही नजरिए रखती हो सबके लिए। जिमल झुंझला कर बोली तो उन सब के कह कहे बुलंद हुए। शादी के बाद नज़रें गंदी हो जाती हैं। प्रीशे ने अमल के हाथ पर हाथ मारा। अस्तगफार, अफान भाई बाहर ही हैं। आयत ने उसको घूरा। मुझे क्या? प्रीशे ने शाने उचकाए। यार प्लीज़ दो मुझे कुछ खाने को, वो बोली तो नैन ने सर हिलाया और फ्रीज़र से उसे आइसक्रीम निकाल कर दी। प्रीशे तो खुश हो गई, दोनों आराम से आइसक्रीम खाने लगी। अमल और प्रीशे, जिमल सर थाम चुकी थी। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास ले चलूं? नैन ने कहा, जबकि जिमल तो रोने लगी। वो सब परेशान हो गई। मेरा दिल घबरा रहा है, वो रोते हुए बोली। अमल बाहर भागी सालार को लेने। कुछ देर में उन सब ने तैयार होना था, क्योंकि शाम होने में कुछ ही देर बाकी थी। ऐसे में जिमल रोने लगी थी तो वो परेशान सूरत बनाए डॉक्टर के लफ्ज़ों का मुंतज़िर था। शी इज़ प्रेग्नेंट, मुबारक हो आप सबको, डॉक्टर ने कहा, जबकि जिमल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। दूसरी तरफ सब एकदम खुश हुए थे। सालार के चेहरे की तो चमक देखने के लायक थी। सब ने जिमल को प्यार किया, जबकि मदीहा ने सालार की पेशानी चूमी। ममा देखना मेरे ट्विन्स होंगे, वो जल्दी से बोला। मदीहा ने हंसकर उसके शाने पर हाथ मारा। बेशरम, वो बोली और जिमल के पास गई और उसे प्यार किया, ढेर सारी दुआएं भी दी। सालार मुंतज़िर था जल्दी से सब लोग चले जाएं तो वो जिमल से बात करे।
اتنی بڑی خوشی دی تھی اس نے اسے، مگر وہ تو ساری کی ساری مدھو مکھیوں کی طرح چپکی ہوئی تھی اس سے۔ اب تم باہر نکلو گے سب؟ جب زب جواب دے گیا تو اس نے چڑ کر کہا، دیکھو کیسے بے شرم لڑکا ہے۔ نین نے سالار کو گھورا، آپ کے میاں سے ذرا کم۔ سالار نے شانے اچکا کر کہا۔ نین نے تو اس کے منہ لگنے سے بہتر باہر نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ سب باہر نکلیں تو وہ اچھل کر اس تک پہنچا۔ یار مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، میرا بیبی۔ وہ بے حد خوش تھا، خوشی سے چہرے پر رونق ہی الگ تھی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ سالار نے فون اٹینڈ کیا۔ سر گھر مل گیا ہے، آپ بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ فیروز بولا تو سالار کا چہرہ اس خوشی میں بھی سنجیدہ ہوا۔ میں تم سے رات میں بات کروں گا، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ زمل کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی۔ سالار نے اس کے گالوں پر پیار کیا اور گال تھپ تھپا کر بولا، کس کا گھر ملا ہے سالار؟ وہ اچانک بولی تو سالار کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ اور ہاں، تمہیں تیار کرنے پارلر والی یہیں آئے گی، تم اب روم سے مت نکلنا، سیڑھیاں تو بالکل نہیں اترنی، اوکے؟ وہ ہدایات دینے لگا۔ پہلے مجھے بتائیں۔ وہ بس ضد ہوئی، اب دل اس کی کسی بھی بات سے گھبرا جاتا تھا۔ بائے، وہ بولا اور دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ ایک پل کو دروازے میں رکا۔ اپنا خیال رکھنا، اب میری امانت بھی تمہارے پاس ہے۔ وہ ونک دیتا باہر نکل گیا۔ زمل البتہ پریشان تھی۔ وہ سب تیار تھے، زین کا سالار نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آج تو کبیر اور عارض بھی شامل تھے۔ بابا یار، اب میں کیا شادی بھی نہ کروں؟ خود تو تینوں کر کے بیٹھ گئے، اوپر سے مجھے کہے جا رہے ہیں کہ پھنسے گا نہ کر، ابھی بھی وقت ہے، رک جا۔ زین ضد چاہ کر بولا۔ سب ہنسنے لگے۔ تینوں نے زین کو گھورا، جبکہ مرتضیٰ نے تینوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اب مجھے آواز نہ سنائی دے تم سب کی۔ مرتضیٰ کا وہی روب جیسے لوٹ آیا تھا۔ وہ تینوں شرافت سے ایک طرف ہو گئے اور زین کی بھابھیوں نے اور بہنوں نے رسمیں کی، اس کو صحرا پہنایا۔ ڈھول باجوں میں یہ بارات رمشا کو لینے کے لیے نکلی تھی۔ افشین بس سکندر کی وجہ سے اس شادی میں شامل ہوئی تھی، وہ بھی ڈائریکٹ ہال میں، ورنہ جہاں زمل تھی وہ وہاں ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ زمل کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بارات ہال میں پہنچی، رمشا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد اسے زین کے پاس لا کر بٹھا دیا گیا اور ایک نہ ختم ہونے والا شغل شروع ہو گیا۔ سب بھابیاں اور بہنیں رمشا کی طرف سے دودھ پلائی لینے کے لیے زین کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ یار یہ فقیرنیاں کہاں سے ہال میں آ گئی؟ سالار نے ادھر ادھر دیکھا۔ بھیا، پریشے تو چیخی، لو ایک فقیرنی تو چیخ بھی پڑی۔ بی بی گھر جاؤ، ہم تو معصوم سے بندے۔ ٹھیک ہے بھیا، ان فقیرنیوں میں آپ کی بیوی بھی ہے۔ پریشے نے آنکھیں نکالی۔ ہاں یہ ذرا خوبصورت والی نا، کیسی آفت لگ رہی ہے۔ حد ہے اس لڑکے پر بے حیائی کی، نین نے افسوس سے کہا تو زمل کے تو رنگ ہی اڑے، جبکہ سب کے کہے اٹھ رہے تھے۔ زین شرافت سے جیب خالی کراؤ۔ آیت نے گھور کر کہا۔ لو ایک اور آگے آئی، یہ عارض تھا۔ عارض صاحب، گھر بھی انہی پاؤں پر جانا ہے آپ نے؟ آیت نے بال جھٹکے۔ واللہ دھمکیاں! عارض نے ڈرنے کے ڈرامے کیے تو سب ہنس پڑے۔ اچھا چلیں بھیا، دے دیں پیسے، کیا بیچاریاں اتنے روغن کے بعد بھی خالی ہاتھ جائیں۔ یہ زین تھا، بڑے ہی بد لحاظ ہو تم، بدتمیز۔ نین نے دلہے کے چپت لگا دی۔ یہ پہلا دلہا ہے جو بھرے میدان میں پٹا ہے۔ کبیر ہنسا۔ بھابھی جان، پوزیشن خراب ہوتی ہے ایسے۔ وہ ذرا اکڑ کر بولا اور ترچھی نظروں سے رمشا کو دیکھا تو سب ہنسے۔ یوں ہی شغل میلہ جاری رہا، جبکہ کبیر نے سب کو پیسے نکال کر دیے۔ تب وہ سب خوش ہوئیں، البتہ عارض، زین اور سالار تو ان کے ہاتھ میں رقم دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے۔ کنجوس زیادہ ہی خوش ہے۔ عارض کے کان میں سالار بڑبڑایا، لگ تو یہی رہا ہے، ہمارے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اس نے کہا تو کبیر نے دونوں کے کان پکڑ لیے۔ میری چغلیاں بعد میں کرنا، بابا غصہ کر رہے ہیں، گاڑیاں تیار کرو، رخصتی کرواؤ۔ وہ بولا تو دونوں کھانستے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے۔ رخصتی ہوئی تو رمشا افشین کے گلے لگ کر رو دی، جبکہ افشین نے بس سرسری طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے غصہ تھا زین اور رمشا کی شادی پر، جبکہ سکندر نے بیٹی کو اچھے سے پیار کیا۔ وہ اسی گھر میں تھے، پیار کر کے وہ ان سے جدا ہوئی اور زین نے رمشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ خوب چھیڑ چھاڑ کے بعد اسے زین کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سب بھابیاں اسے تسلی دے کر باہر جا چکی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ پھولوں کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سب اچھا بھی لگ رہا تھا اور گھبراہٹ بھی بے حد تھی، جو نیچرل تھا۔ اس نے پہلے سے ٹھیک کی ہوئی بندیا کو ایک بار پھر ماتھے پر ٹھیک کر کے لگایا اور تبھی دروازہ ایک دم کھلا اور زین ایسے اندر آیا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ رمشا چونک کر سیدھی ہوئی۔ یا اللہ، کسی کو سالار بھیا جیسا بھائی نہ دینا۔ وہ سانس بحال کرتا بڑبڑایا اور روم اچھے سے لاک کر دیا۔
रूम लॉक होने की आवाज़ पर रिमशा के दिल अजीब लय पर धड़का था। उसने अपनी उंगलियां कंफ्यूज होकर दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसा दी। जैन ये मंजर मुस्कुरा कर देख रहा था। उसका घबराना उसे अच्छा लग रहा था। शेरवानी एक तरफ रख कर बालों में हाथ चलाता वो रिमशा के सामने आकर धप से बैठा। रिमशा ने हलक तर किया मगर नज़र नहीं उठाई। कुछ ज़्यादा ही शर्म नहीं आ रही तुम्हें आज? वो उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। रिमशा में कुछ बोलने की हिम्मत ही ना थी। अलबत्ता हल्की सी शर्मीली मुस्कान ज़रूर थी होंठों पर। जैन ने उसके सजे संवरे वजूद को सराहने वाले अंदाज में देखा। बहुत प्यारी लग रही हो। बस प्यारी? बेसाख्ता रिमशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। जैन ने अपनी हंसी रोकी। हाँ बस प्यारी, अब इतनी भी हूर परी नहीं हो तुम के तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बालों से शुरू करूंगा और पाँव की एड़ी तक तारीफों के पुल बांध दूंगा। वो बोला और उसका हाथ पकड़ा। रिमशा ने उसकी जानिब देखा और अपना हाथ छुड़ा लिया। उफ, इतना गुस्सा, वो भी सिर्फ एक तारीफ पर? जैन ने शरारती नज़रों से उसे घूरा। ये किसी भी दुल्हन का हक है कि उसकी सर से पांव तक तारीफ की जाए। रिमशा ने जैसे पते की बात बताई। अगर तुम में सब्र नहीं तो सर से पांव तक तारीफ शुरू कर देता हूँ। वो गहरी नज़रों से उसे देखता उसका चेहरा सुर्ख कर गया तो रिमशा ने सटपटाकर नज़रें फेर ली। अब करो इन नज़रों का मुकाबला। वो उसका चेहरा देखते हुए बोला। कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? जिमल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। एक ज़रूरी काम है, सिर्फ आधे घंटे में पूरा करके तुम्हारी जान को लड़ता हूँ। वो विंक देता बोला। जिमल ने नफ़ी में सर हिलाया। कैसे बेहयाई से सब बोल देता था हर बात। मेरा मतलब था ये कोई वक्त है कहीं जाने का? मुझे पता है जान, तुम मिस करोगी मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, तुमने सोना नहीं। आज जश्न की रात है क्योंकि अब से हमारे बीच। सालार प्लीज़, कितने बेहया हैं आप। वो अपना चेहरा छुपाते बोली जबकि उसने झुककर उसकी पेशानी चूम ली। अब अच्छे से शर्मा लो, आधे घंटे बाद तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। वो दांत निकालता बोला तो जिमल को खुद पर तरस आने लगा। सालार अलबत्ता हंसता हुआ बाय कहता बाहर निकल गया। वो एक टूटे फूटे घर के सामने गाड़ी रोके काफ़ी देर से वहाँ खड़ा था। हाँ, जिमल से आधे घंटे का कहकर आया था मगर वो जानता था कि उससे ज़्यादा वक्त हो चुका होगा उससे। फिरोज़ कुछ देर तो इंतज़ार करता रहा कि शायद वो खुद अंदर जाए मगर जब उसके कदम नहीं उठे तो फिरोज़ ने उसके शाने पर हाथ रखा। वो जैसे होश में आया था। आपने अंदर नहीं जाना? नहीं जाना चाहते तो खुद को मजबूर मत करें। वो बोला। यार, देखना चाहता हूँ उस माँ को जो अपने बच्चे को बेच दे। वो बालों में हाथ फेर कर गहरी सांस लेकर बोला। क्या मैं आपके साथ चलूं? उसने पूछा तो सालार ने नफ़ी में सर हिलाया और वो उस लकड़ी के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। एक सहन में बहुत सारी चारपाइयाँ थी और बेशुमार लोग उस पर सो रहे थे। एक चारपाई पर दो दो बच्चे ज़मीनों पर पड़े थे। उसने यहाँ से निगाह हटाकर समझ नहीं आया यहाँ वो जिन्हें ढूंढने आया है वो कहाँ होंगे। तभी उसकी नज़र पूरे घर में मौजूद सिर्फ एक कमरे पर पड़ी जिसमें रोशनी थी। वो उस कमरे की जानिब चल दिया। उसने अंदर झांका। एक औरत बेहाल सी रो रही थी जबकि उसके साथ उसका बाप बैठा था। हाँ, वो बाप, शायद असल बाप। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा। आंखें हैरत से फट गईं। सालार की शक्ल बिल्कुल स्पार्ट थी। दोनों को यकीन नहीं आया कि वो उनके पास था। उनके पास उनका बेटा उनके पास था जिसे वो लालच में बेच चुके थे, जिसकी सूरत अपना कर्जा उतरा था। सालार खामोश खड़ा रहा। वो औरत चिल्लाती हुई उठी और सालार के सीने लग गई। उसकी बेयकीन चीखें शायद वहाँ सबको जगा गई थी। सालार ने एक पल को नागवारी से ये मंजर देखा था और फिर उस अनजान लम्स को जो उस वक्त उसके वजूद से लिपटा हुआ था। उसे मदीहा याद आ गई। दर हकीकत वही उसकी माँ थी, भले उसने उसे जन्म नहीं दिया था। सालार ने उस औरत को खुद से दूर किया तो उसका बाप सामने आया। मेरा बेटा वापस आ गया, वो रोते में बोले। सालार समझ नहीं सका कि अपने हकीकी माँ बाप से मिलकर वो क्यों यूं पत्थर का हो गया था। गोया कोई जज्बा ही नहीं उठ रहा था। खैर, समझने वाली कोई बात थी भी नहीं उसमें। सालार मुर्तज़ा नाम है मेरा, उसने जताया। सोच कर आया था बस ये देखने के एक लालची बाप को तो देख लिया, उस लालची माँ को भी देखा जिसने अपनी औलाद को पैसे के लिए बेच दिया। कितना खुश हैं वो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी में खला भर कर कि वो हंसी कह कहे गम किसी भी लम्हे में अपनी हकीकत याद करके घबरा सा जाए। एक इंसान को खाली कर देने वाले लोग कैसे दिखते हैं, देखकर अफसोस हुआ कि रिश्तों की नाकदरी इंसान को कहाँ फेंक देती है। स्पाट लहजे में उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो,
पैसे ने हमें अंधा कर दिया था, वो औरत जो कहने को उसकी माँ थी आगे बढ़कर बोली और सालार के चेहरे पर अपना हाथ रखना चाहा, मगर सालार ने उसे दूर झटक दिया। अजीब एहसासात थे उसके अंदर उस वक्त। वो भूलने की जो कोशिश करता तो हकीकत झुठला ही नहीं पाता। सब एकदम जैसे खत्म हो जाता। वो खुद को खुद ही नहीं समझा पा रहा था कि उसे सुकून चाहिए था। उसने उसे लाख खुश रखने की कोशिश के बावजूद बार बार पीछे ला पटका था। उसने उस औरत को दूर झटका। इस वक्त भी पैसे की ही ज़रूरत है, तभी आप दोनों को मेरे यहाँ आने पर खुशी हुई है ना। मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मगर ज़िंदगी में ये दो भयानक चेहरे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने जेब से चेक बुक निकाली और उस पर वो खुद भी नहीं जानता था कि उसने कितनी बड़ी रकम लिख दी थी। वो लिखकर उसने उन दोनों के मुंह पर दे मारी। आज मुझे पैदा करने का हिसाब भी पूरा हुआ। अब कम अज़ कम मुझे कभी खड़े होकर ये मत कहना कहीं भी कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये काफ़ी हैं तुम दोनों की ज़िंदगी के लिए। वो चेक हवा में उछाल कर स्पाट लहजे में बोला और जिन कदमों से आया था उन्हीं से वापस पलट गया। पीछे वो दोनों उसकी पीठ देखते रह गए। जिंदगी के इस मोड़ पर पैसे की हवस ने जहां उन दोनों को फेंका था, जो सांप की तरह अपनी औलाद को भी निगल गए थे, आज वो अपनी पैदाइश का कर्ज भी उतार गया था। मगर उन दोनों में हिम्मत नहीं थी कि झुककर वो रकम उठा लेते। कोई अगर जुबान और दिल में ही बात पूछता तो उन्हें वो चाहिए था, सालार चाहिए था, बेटा चाहिए था उन्हें, जो शायद अब कभी भी ना मिलता। उनकी उम्र, हालात और वक्त ने संगीन गलती का एहसास उन दोनों के दिल में ऐसा गाड़ दिया था कि शायद ही गोया जिंदगी सुकून से गुजार पाते वो दोनों। वो बाहर निकला और सीधा गाड़ी में बैठ गया। फिरोज ने उससे बात करना चाही, मगर सालार ने नफी में सर हिला दिया। घर चलो, वो बोला तो फिरोज पर जैसे हैरत का पहाड़ टूटा। उसका लहजा भीगा हुआ था। फिरोज शायद उसकी फीलिंग्स तक पहुंच ही नहीं सकता था। जो बात उसे अंदर से काट रही थी, उसकी इज्जत, उसकी अना, गैरत, सब मिट्टी हो गया था। शायद कभी वो खुद में से उस खलिश को निकाल पाता, शायद। फिरोज ने गाड़ी घर की जानिब बढ़ा दी। सारा रास्ता वो कुछ नहीं बोला। गाड़ी रोकी तो वो बाहर निकला। फिरोज भी जल्दी से निकला। सालार इससे पहले के आगे बढ़ता रुक गया। वो उसका मुंतजिर था। सालार ने एक निगाह उस पर डाली और मुस्कुरा दिया। उसके बालों में हाथ चलाकर बखेर दिए। यार घर जाओ वरना गेस्ट रूम खुलवा देता हूँ, उसने कहा तो फिरोज कुछ नहीं बोला। एक कदम आगे बढ़ा और उसके गले लग गया। सालार पहले हैरान हुआ। ये हरकत उसने पहले कभी नहीं की थी। जो गुजर गया है उसे भूल जाएं, आज सारे हिसाब बराबर हो गए। वो बस इतना ही बोला तो सालार मामूली सा मुस्कुरा दिया। सर हिलाकर उसको खुद से जुदा किया और गाल थपक कर अंदर बढ़ गया। वो अंदर आया तो सामने ही मुर्तज़ा को खड़े देखा। वो चौंका और फिर इधर उधर निगाह घुमाई तो किचन की ओट में जिमल का सुर्ख आंचल दिखाई दिया। ये आज मरेगी मुझसे, वो मुंह में बुड़बुड़ाया। कहाँ गए थे तुम? मुर्तज़ा ने सख्ती से पूछा। सालार जो दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा था, हाथ बाहर निकाल लिए। एक काम था। आप क्यों जाग रहे हैं? मामा ने बाहर निकाल दिया है क्या? उसने आंख दबाई। शट अप, सच बताओ। मुर्तज़ा बिना लिहाज के बोले तो सालार का मुंह बना। यार अब मैं भी बाप बनने वाला हूँ, कसम है मुझे भी। आपसे ज़्यादा सख्त बाप ना बना तो सालार नाम नहीं है, पर हर वक्त पुलिस वाले बने रहते हैं। वो अपने अंदर की सारी कैफियत छुपाता वापस अपनी टोन में आता, चिढ़कर बोला था। सालार मुर्तज़ा, आंखों से आंखें मिलाकर बात करोगे तो जो बोल रहे हो मान जाऊंगा। मुर्तज़ा बोले तो सालार ने सांस छोड़ दी। सारी हिम्मतें जो मुश्तमे करके वो नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा था, उसने सर झुका लिया। मुर्तज़ा साहब का दम ही निकल गया। वो जानते थे ऐसी बहुत सी निगाहें आएंगी जिसमें उनको उसे संभालना होगा। वो आगे बढ़े। यार क्या परेशानी है? वो बेचैन हुए। वो बेटा जो खुद बाप बनने वाला था, कैसे वो उनके सामने सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने सालार को शानों से थामा। उसकी आंखों में सुर्खी थी। यार, मुर्तज़ा परेशान दिखने लगे। वो फेल हो जाने वाले दिल बर्दाश्ता बच्चे की तरह ज़मीन को घूर रहा था। मैं कर्ज चुका आया हूँ, आज सारे हिसाब बराबर कर दिए। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सालार को उन दोनों ने पैदा किया। कौन कह रहा है यार? मुझे बताओ, टांगें तोड़ दूंगा मैं उनकी। ये कहता है। उसने जैसे अपने दिल की तरफ इशारा करके उसकी शिकायत की। और यहाँ जिमल एक बार फिर हार गई। वो तो कभी समझ ही नहीं सकी उसे कि वो क्या महसूस करता है। बस अपना आप उसके हवाले कर दिया। वो समेट लेता था।
اس کے آگے ڈھال بن جاتا، مگر زمل پھر سے ہار گئی۔ وہ اسے سمیٹ نہیں سکی، وہ بت بنی کھڑی تھی۔ مرتضیٰ کا تو دم نکلنے کو تھا، وہ اسے سینے میں بھینچ گئے اور سالار ان کے سینے میں چھپ گیا۔ بالکل 3 سال کے بچے لگ رہے ہو۔ مدیحہ جو ان دونوں کے پیچھے ہی کھڑی تھی، اس کی کمر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، سالار باپ سے الگ ہوا۔ یہ لمس اور وہ لمس، دونوں میں بہت فرق تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، مگر میں 30 سال کا ہوں۔ وہ ہنس دیا، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ مدیحہ نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دیا ان کے بلانے پر۔ وہ بچپن میں بھی ایسے ہی کہتی تھی، تم خوبصورت ہو کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، اور وہ چوڑا ہو جاتا۔ اس نے ماں کو گلے لگا لیا، مدیحہ نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ وہ بولی، باقی سب باپ پر گئے ہیں۔ ایک دم گھوچو۔ واٹ؟ مرتضیٰ نے ترچھی نظریں ڈالی۔ ان کے ساتھ مل کر میری برائی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرتضیٰ بولے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی۔ مدیحہ نے بھی پٹاخ سے جواب دیا، جب بیٹے منہ نہیں لگائیں گے تو تب میں ہی یاد آؤں گا۔ مرتضیٰ نے سالار کے سینے سے لگی مدیحہ کو دیکھا، میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں۔ مدیحہ نے مان سے کہا، واہ یار۔ سالار محظوظ ہوا، میں بھی زمل سے ایسے ہی لڑوں گا جب بوڑھا ہو جاؤں گا۔ وہ دانت نکالتے بولا جیسے بہت پرجوش ہو، بیٹا عورتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں، مرد نہیں۔ مرتضیٰ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، ہاں مرد اپنی من مانی کے لیے جو پیدا ہوئے ہیں۔ مدیحہ تو سیدھی ہو گئی، سالار کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ یار تھوڑی دیر اور لڑ لیں، مزہ آ رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیوں، ہم پاگل ہیں؟ مرتضیٰ بولے، یہ اب سمجھ آ گئی، مجھے مرد ہی عورت سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سراسر جھوٹ۔ مدیحہ نے منہ موڑ لیا۔ انڈائریکٹ موم کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا، ان دونوں کی صلح بھی تو کروانی تھی۔ وہ تو میں جانتا ہوں۔ مرتضیٰ خوش ہوئے، بس بکواس کروا لو اس لڑکے سے۔ مدیحہ اپنی جلد بازی پر شرمندہ سی ہوئی۔ اچھا یار، اب ناراضگی کا بائیکاٹ کرو، کمرہ انتظار کر رہا ہے۔ بے شرم، بد لحاظ۔ مدیحہ کو تو غصہ ہی آ گیا تھا اس کی فضولیات پر، تو اس کی کمر میں ایک تھپڑ جڑ دیا، جبکہ وہ ہنسا۔ بابا معافی مانگ لینا، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا تو مرتضیٰ نے مسکرا کر مدیحہ کو دیکھا۔ مدیحہ اپنی مسکراہٹ سمیٹتی وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ مرتضیٰ نے شکر کا سانس بحال کیا اور سیڑھیاں چڑھتے سالار کو دیکھا، جو جانتا تھا زمل کچن میں ہے۔